हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पढ़ाई को करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जा कर के प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनकी पढ़ाई नहीं की है तो वो वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाएँ और उसको पढ़ें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम इसके ट्रांसलेशन पर चलेंगे कि कैसे इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन किया जाए। तो जैसा कि अब इसके नाम को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो पूरा हुआ, जो काम पूरा है, पूरा हो चुका है ना। जो काम पूरा हो चुका है मतलब जो परफेक्ट है, जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, वैसे काम को इसमें देखा जाएगा। मतलब जो काम चल रहा है वो काम इसमें नहीं गिने जाएंगे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो परफेक्ट काम है उन्हीं को देखा जाता है। ठीक है, तो इसके नाम से आपने इसके अर्थ को समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से वाक्य आएंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके यूजेस पर कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ किस तरह के वाक्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। तो आप अगर देखें तो यहाँ पहला लिखा है टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब ये बताने के लिए कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है या फिनिश हो चुका है और डन जस्ट नाउ ए लिटिल टाइम बैक, जो अभी अभी हुआ या अभी से थोड़ी देर पहले हुआ है। ठीक है, मतलब जिसका संबंध वर्तमान समय से है। ठीक, जैसे हिंदी में देखें कि इससे ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ है। ठीक है, भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में, मतलब लेकिन इसमें क्या है संबंध कि वो हाल के समय में मतलब नज़दीक में हुआ है, कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले हुआ है, परंतु जिसका संबंध वर्तमान से हो। मतलब कि अगर हम कहें कि मैंने परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम मैंने कर लिया। हो सकता है मैंने कल रिजल्ट परिणाम आया हो, ये हो सकता है एक सप्ताह पहले आया हो, ठीक है, एक साल पहले आया हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कब हुआ है। तो यहाँ पर ये बताता है कि वो काम भूतकाल में हुआ लेकिन उसका संबंध वर्तमान से भी है। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं यहाँ पर कि वे लोग खा चुके हैं, इसका मतलब वो कब खाए इससे कोई यहाँ तात्पर्य नहीं है कि वो कितने देर पहले खाए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य से ये क्लियर है कि ये काम पूरा हो चुका है। इसका अंग्रेज़ी है दे हैव ईटन। फिर है मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान समय से इसका संबंध है। इसी प्रकार आप इसके अंग्रेज़ी को भी देख सकते हैं, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन। फिर है उसने मेरी कलम तोड़ दी है, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके दूसरे यूजेस को देखते हैं। यहाँ पर है टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट। मतलब ये बताने के लिए कि कोई काम जो है भूतकाल में कुछ समय पहले हुआ है। ठीक है, बट इज़ कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन वो अभी बोलते समय मतलब बात करते समय वर्तमान समय में वो अब तक जारी है। ठीक है, मतलब जो शुरू हुआ है पहले पास्ट के समय में लेकिन अभी भी बोलते समय वो जारी है। ऐसे कार्यों को भी हम इस श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों का बोध कराने के लिए भी होता है जो भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान काल में जारी है। मतलब उसका पास्ट से भी संबंध होगा और प्रेजेंट से भी संबंध होगा। मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। और यही हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ते भी हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि पास्ट में जो हुआ है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। तो इसके उदाहरण को देखें कि कैसे वाक्य आएंगे इसमें। तो अब ध्यान दें कि जब हम कहते हैं कि भूतकाल में शुरू हुआ है अभी भी चल रहा है, तो इस प्रकार के अर्थ के लिए वाक्य में फॉर और सिंस का भी प्रयोग होता है क्योंकि ये समय के सूचक शब्द हैं। ठीक है, समय सूचक शब्द इसमें दिया रहता है और इसके लिए हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है और फ्यूचर टेंस की जब बात करेंगे तो वहाँ पर जो है फॉर और फ्रॉम का प्रयोग होता है, वहाँ सिंस का प्रयोग नहीं होता। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के फ़िलहाल में आप जानें फॉर और सिंस। तो फॉर और सिंस को हम कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, तो फॉर को हम लोग प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय अंतराल के लिए।
मतलब कि जब हमको वाक्य में ऐसा दिया हो कि कोई काम कितने समय से हो रहा है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे मैं 4 दिनों से मतलब बीमार हूँ, या 10 दिनों से वर्षा हो रही है, ठीक है, वह जो है मतलब कि 10 वर्षों से इस मकान में रह रहा है, तो ऐसा जहाँ पर समय अंतराल ड्यूरेशन दिया हो वैसे में हम लोग जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे एक कार्य के शुरू होने का समय, जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, समय बिंदु की बात, मतलब वो काम कब शुरू हुआ, हम उसकी जब बात करेंगे तो वहाँ पर जो है हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी कि मैं बचपन से नटखट हूँ, तो ये एक समय बिंदु हो गया कि वो हमने वो काम कब से शुरू किया, तो वो बचपन में शुरू हुआ, वो एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि जो है मैंने 10वीं कक्षा से जो है पढ़ाना शुरू किया है, तो 10वीं कक्षा में जब था तो वो एक फ़िक्स टाइम था, ठीक है, वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया उस एज से, तो ये एक फ़िक्स टाइम हो गया। जैसे हम कहेंगे कि गाड़ी मतलब 9 बजे से चल रही है, तो 9 बजे एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि मैं 10 बजे से जो है पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर कार्य के शुरू होने का समय, तारीख, तिथि, ईस्वी, डेट, कुछ भी दिन, ये सब दिया रहता है, तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर और सिंस के प्रयोग में आप एकदम क्लियर रहें कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग। तो अब ध्यान दें कि यहाँ पर किस तरह के वाक्य आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वह 10 घंटों से सोया हुआ है, वह 10 घंटों से सोया हुआ है, तो ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर समय जो है 10 घंटा है और वो 10 घंटे से सोया हुआ, तो फॉर 10 आवर्स उसमें जुड़ गया। ये एक समय अंतराल था, ना कि समय कार्य के प्रारंभ होने का बिंदु। मतलब कितने बजे सोया ये तो नहीं बताया गया, कितने देर से सोया ये बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं, तो यहाँ भी समय अंतराल है, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया, तो इसमें भी फॉर 10 ईयर्स का यूज़ किया जाएगा। फिर है हम लोग इस शहर में 2002 ईस्वी से रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए एकदम बिंदु दे दी गई है कि कब से रह रहे हैं, ये बिंदु दे दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे सिंस का प्रयोग किया जा रहा है कि वी हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 2002, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दें, इस वाक्य में यहाँ पर एक मोड़ आ जाता है कि जब वाक्य में क्रिया के स्थान पर विशेषण हो। जैसे आप इन वाक्यों में देख रहे हैं कि हम लोग इस शहर में 2002 ईस्वी से रह रहे हैं, तो रहना एक क्रिया है ना। जैसे ऊपर के वाक्य में लिखा हुआ है जानते हैं, तो जानना क्रिया है। इसके ऊपर के वाक्य में आपने देखा सोया हुआ है, तो सोना एक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वाक्य में क्रिया के स्थान पर विशेषण हो, ठीक है, तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जो कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर नहीं पढ़ा है, उस टेंस में किया जाता है। तो नहीं, यहाँ पर इस टेंस के वाक्य में भी जब क्रिया के स्थान पर विशेषण हो, तो ऐसे केसेस में जो है हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और कि ऐसे वाक्यों में कभी कभी रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हैं का भी प्रयोग होता है। मतलब इस तरह से रहा रही वाला सेंस आपने जब देखा होगा, तो ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था। मैंने पहचान जब बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें भी रहा हूँ, रही हूँ था। लेकिन ध्यान देंगे आप उसमें कि समय उसमें नहीं था, उसमें समय सूचक शब्द नहीं हुआ करते थे, और उसमें भी जो है वो क्रिया हुआ करती थी कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो दौड़ रहा है, वो क्रिया था वहाँ पर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विशेषण की, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कि इन वाक्यों में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और इन वाक्यों में भी क्रिया के स्थान पर विशेषण होता है। ये ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में क्रिया होती ही नहीं है, उसके जगह पर विशेषण होता है। इसलिए इन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ना समझें। मैंने क्लियर लिख दिया है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझने की भूल न करें। और लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसको जब देखते हैं ना कि इसमें जो है समय सारणी है, मतलब कि समय भी दिया गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया रहता है, तो यहाँ पर समय भी है, और ये जो है आपका लास्ट में रहा है, रही है भी लगा हुआ है, तो ये कंफ्यूज कर देता है कि आप इसको इस टेंस में बनाइए या उस टेंस में। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल होने की बात नहीं है, सिर्फ आप देखें वहाँ क्रिया है या विशेषण, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए कैसे इसको क्लियर करते हैं हम।
जैसे यहाँ पर है मैं व्यस्त रहा हूँ। देखिए व्यस्त रहा हूँ मतलब व्यस्त रहना ये एक क्रिया नहीं है। क्रिया हम किसको कहते हैं? जिस वाक्य के जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। तो व्यस्त में ना तो नहीं लगा रहता है ना। व्यस्त एक विशेषण है, इंसान का ये गुण है कि वो व्यस्त है। तो यहाँ पर देखें जैसे वो एक शिक्षक रहे हैं। शिक्षक क्या है? एक पद है, ये कोई क्रिया नहीं है ना। अब इस बात को समझें कि शिक्षक एक पद है ना कि क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों को आप देखेंगे जैसे मैं व्यस्त रहा हूँ तो आई हैव बीन बिजी। वे शिक्षक रहे तो ही हैज़ बीन अ टीचर। ठीक। सीता बचपन से नेक रही है। नेक, नेक मतलब होता है जेंटल, और ये इंसान का गुण है ना कि कोई क्रिया है। ठीक है। तो सीता बचपन से जेंटल रही है तो सीता हैज़ बीन जेंटल सिंस चाइल्डहुड, है ना। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे कि जब वाक्य में क्रिया के स्थान पर विशेषण हो तो ऐसे केसेस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग किया जा सकता है। सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाए, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए आपको। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है। आगे देखिए एक और उदाहरण है कि मैं 10 वर्षों से एक विद्यार्थी रहा हूँ। तो आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी रहना मतलब कि ये उसका गुण है कि वो एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी को रहना कोई काम थोड़ी हुआ, ये क्रिया नहीं है ना। क्रिया का सीधा समझिए जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो, जैसे दौड़ना, उठना, खेलना, खाना, पीना, कूदना, जितना भी है ये सब क्रियाएं हैं। यहाँ पर ये क्रिया नहीं है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इन वाक्यों के साथ भूतकाल के समय सूचक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है भूतकाल का समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे 10 वर्ष दे दिया तो ये समय अवधि दे दी गई, लेकिन भूतकाल का समय एकदम जैसे जो लिखा जाता है वो नहीं होगा। जैसे उदाहरण आप देखिए कि मेरा भाई कल आया है। अब ये वाक्य आ गया तो माई ब्रदर हैज़ कम येस्टरडे, ये बिल्कुल गलत वाक्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है भूतकाल का समय आ गया तो वो नहीं होगा। और यहाँ पर क्रिया भी है, आना है ना। आना एक क्रिया है, यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो ये वाक्य इस टेंस में नहीं आएंगे, ये आ जाएंगे आपके सिंपल पास्ट टेंस में। तो माई ब्रदर केम येस्टरडे, लेकिन ये वाक्य उसमें भी नहीं है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में समय सूचक शब्द होते ही नहीं है ना। वो तो अभी आपने पढ़ा भी नहीं है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। वो जब बताऊँगा, पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। ये सब स्पोकन में यूज़ किए जाते हैं और ये कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। मतलब ये फंसाने के लिए दिया जा सकता है, तो आप इसमें फंसे नहीं और समझें इस बात को कि ये आपका जो है समय सूचक शब्द, जो भूतकाल का समय सूचक शब्द है, वो इस तरह के वाक्यों में नहीं होना चाहिए। और अगर वो होता है तो वो इस टेंस का वाक्य है ही नहीं। ठीक है। मैंने उसे 2 वर्ष पूर्व देखा है। तो यहाँ पर जैसे इसका इंग्लिश अगर आप ये बना देंगे कि आई हैव सीन हिम 2 years ago, तो ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आई सॉ हिम 2 years ago, जबकि ये पास्ट टेंस का है वाक्य, सिंपल पास्ट का, लेकिन उसमें भी समय सूचक शब्द है। ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस हैं और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे सीधा समझें कि ये सेंटेंस इस तरह के आते नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मतलब अर्थात ऐसे वाक्यों का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में किया जाएगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलहाल आप जान लें कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। उसमें समय सूचक शब्द नहीं होते, लेकिन यहाँ समय सूचक शब्द भी दिया है तो हमें उसको भी जोड़कर दिखाना होगा। ठीक है। अब 2 पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि इन वाक्यों के साथ कुछ एडवर्ब या एडवर्बियल का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ जो हैं ऐसे शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो वो किस प्रकार किए जाएंगे, देखिए कौन कौन से पहले क्रिया विशेषण है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रिया विशेषण का एक लिस्ट बनाया है और ये वाक्य में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं इस पर हमने चर्चा की है। और इसी को लेकर के थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न था। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको लेकर के मुझे कन्फ्यूज़न था, जिसको क्लियर करने में मुझे 2 दिन लगे हैं। अब देखें जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज शब्द का अर्थ होता है हमेशा, ऑफन मतलब प्रायः, नेवर मतलब कभी नहीं, जस्ट मतलब तुरंत, एवर मतलब कभी, और ऑलरेडी मतलब पहले ही या पहले से ही। इन सब का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो कहाँ पर किया जाएगा, वर्ब के पहले।
ठीक है। मेन वर्ब जो होता है, जो कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा भी3 होता है, उसके जस्ट पहले हम लोग जो है इन शब्दों का, ये जो 6 शब्द बताया मैंने, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, इनका प्रयोग उस वर्ब के पहले किया जाएगा। फिर दूसरा है येट, जिसका अर्थ होता है अब तक या अभी तक। फिर सेवरल टाइम्स मतलब अनेकों बार। ऑकेजनली मतलब कभी कभी। इनका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया था, मतलब सेंटेंस जहाँ पर होगा ख़त्म उसके लास्ट में इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो सबसे कंफ्यूजिंग था, लेटली, रिसेंटली। इसका मैंने उदाहरण आपको नहीं दिया है क्योंकि ये वाक्य जो हैं थोड़े से अटपटे से हैं। लेटली का भी अर्थ होता है हाल में और रिसेंटली का भी अर्थ होता है हाल में, और का प्रयोग वाक्य में अर्थ अनुसार वाक्य की शुरुआत में, क्रिया के पहले या वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। मतलब ये कहीं भी वाक्य में प्रयोग किए हो सकते हैं, सबसे आगे हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, क्रिया के पहले हो सकते हैं, वाक्य के अंत में हो सकते हैं, ये कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसके लेकर के आपको सोचना नहीं है, और कोई भी प्रयोग गलत भी नहीं है, इसमें हर एक प्रयोग सही है, ठीक है। तो इसमें आप कहीं भी इसको लगाएं, कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपको ऑरली कुछ उदाहरण बताता हूँ कि मैंने उसे हाल में देखा है, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि रिसेंटली, कॉमा, आई हैव सीन हिम, ठीक है, या फिर आई हैव रिसेंटली सीन हिम, ठीक है, या आई हैव सीन हिम रिसेंटली। कहीं भी आप रिसेंटली को लगाएं, ये हर जगह सेट हो जाता है। तो या तो आप वर्ब के पहले लगा दें, या वाक्य के सबसे शुरुआत में लगा दें, या वाक्य के सबसे अंत में लगा दें, ये हर जगह सही है। और ये ज़्यादा स्पोकन में यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये हर जगह सही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मैंने उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसीलिए मैंने इसका उदाहरण नहीं दिया है। बाकी के उदाहरण आपको मिलेंगे ही, जल्दी आगे वीडियो देखिए। जैसे अब और भी एडवर्ब हैं जिसमें किया है सो फार, जिसका अर्थ होता है अब तक या जहाँ तक। अप टू नाउ का अर्थ होता है अभी तक, और अप टू द प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान समय तक। इस सब का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया था, मतलब सबसे शुरू में, वाक्य के एकदम स्टार्टिंग में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी तरह के एडवर्बियल का, सिर्फ ये 3 नंबर लेटली और रिसेंटली को छोड़कर सबका उदाहरण दिया है। जैसे कि श्याम ने हमेशा ऐसा किया है, तो श्याम हैज़ ऑलवेज डन सो। ऑलवेज देखिए कहाँ मैंने प्रयोग किया है, जस्ट क्रिया के पहले। क्रिया है डू का भी3 डन, उसके पहले मैंने लगा दिया है ऑलवेज। फिर उसने प्रायः गरीबों की मदद की है, ही हैज़ ऑफन हेल्प द पुअर, तो हेल्प क्रिया है, उसके पहले ऑफन का प्रयोग किया है ना। वह मुझे कभी नहीं मिला है, तो ही हैज़ नेवर मीट मी, तो नेवर जो है वर्ब के आगे, मीट भी3 है, उसके आगे लगा है। वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब भी3 है, उसके आगे लगा है, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो हैव यू एवर गॉन टू मुंबई। तो ऐसे वाक्यों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एवर का प्रयोग हमने वर्ब के जस्ट आगे किया गया है। फिर है वे पहले ही मैच जीत चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच, यहाँ भी वर्ब के पहले हमने ऑलरेडी का प्रयोग किया है। फिर है आपने कभी अभी तक पास नहीं किया है, यू हैव नॉट पास्ड येट, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों में आप ये काम कर सकते हैं। मैंने उसकी अनेकों बार मदद की है, तो अब यहाँ पर जो है येट का प्रयोग वाक्य के अंत में था। अब यहाँ पर जो सेवरल टाइम्स है, आई हैव हेल्प्ड हिम सेवरल टाइम्स, ये भी वाक्य के अंत में है। उसने कभी कभी अच्छा काम किया है, ही हैज़ डन गुड वर्क ऑकेजनली, तो यहाँ पर ऑकेजनली को भी वाक्य के अंत में लगाया गया है। फिर है अभी तक सभी चीज़ें ठीक से गुजरी है, अप टू नाउ एवरीथिंग हैव पास्ड वेल, तो यहाँ पर अभी तक जो है अप टू नाउ का मैंने प्रयोग किया है। अगर लिखेंगे वर्तमान समय तक सभी चीज़ें ठीक से गुजरी, तो अप टू द प्रेजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा वो इस तरह से बनाया जाएगा। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन में आप सबसे पहले वाक्य को पहचानें कि आखिर ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी के जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है, अथवा या हूँ, यूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, या है, ई है, जितने भी ये सब हैं, या अथवा आकार की मात्रा के साथ है लिखा हो, दीर्घईकार की मात्रा के साथ है लिखा हो, या एकार की मात्रा के साथ है लिखा हो, अगर ऐसा रहता है तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा रहा है, रही, अभी आ गया,
ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे कि इस तरह के वाक्य की पहचान जो है ऐसे ही की जाएगी। जैसे अब यहाँ उदाहरण देखें, पहले स्ट्रक्चर देख लें कि कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और फिर वर्ब का तीसरा रूप जिसको पार्ट पार्टिसिपल रूप कहा जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप हैज़ हैव को देखें तो हैज़ का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, जिसमें कि ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम या कोई भी चीज़ आ सकता है। अब हैव का बात करते हैं। हैव की बात में हम देखते हैं कि आई है, वी है, यू है, दे है, और कोई भी प्लूरल थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ देखें कि मैंने काम कर लिया है, तो आई हैव डन द वर्क। उसने कड़ी मेहनत की है तो ही हैज़ डन हार्ड लेबर। उसने पाठ याद कर लिया तो ही हैज़ रिमेंबर्ड द लेसन। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट लिखा गया है जिसमें आई, ही है, फिर उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग है जिसमें कि जो हैव लगना चाहिए जहाँ, वहाँ हमने हैव का प्रयोग किया, जहाँ हैज़ लगना चाहिए वहाँ हैज़ का प्रयोग, और फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया है, और उसके अंत में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। तो ऐसे ही ये वाक्य बनते हैं। निगेटिव के लिए मैंने पहले बताया है कि नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के साथ ही किया जाएगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैवेंट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके साथ में, और V3 के साथ ऑब्जेक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है, माई विलेज हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड। आप हैज़ेंट भी लिख सकते हैं साथ में। सब्जेक्ट यहाँ पर माई विलेज है, उसके बाद हैज़ हैव, जो गांव सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा ना, तो हैज़ लगा दिया, फिर नॉट है तो नॉट लगा दिया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है प्रोग्रेस वो लगा दिया V3 के रूप में। फिर है राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं, राम एंड श्याम हैव नॉट कम हियर। क्योंकि यहाँ पर आप देखें राम और श्याम ये दो व्यक्ति हैं, ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं ना कि हैज़ का। ठीक है, तो यहाँ हैव लगाया है, और कम का तीसरा रूप कम ही होता है इसलिए यहाँ भी कम है। फिर उसने किसी चोर को नहीं पकड़ा है, ही हैज़ंट कैच द थीफ, एनी थीफ। ठीक है, तो यहाँ पर ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, हैज़ लगा दिए। सॉरी, कैच नहीं, काउट है जो कि कैच का V3 है, तो ही हैज़ंट काउट एनी थीफ। इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। आगे देखें, जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव की, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है कि इंट्रोगेटिव में हमें वाक्य के सहायक क्रिया को सबसे आगे रखना होता है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैज़ हैव है, तो हमने उसको आगे लिखा है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर इसी में हमको निगेटिव बनाना हो तो मैंने पहले बताया कि नॉट का प्रयोग या तो यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ होगा या सब्जेक्ट के बाद होगा। तो आप देख सकते हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैज़ेंट, हैवेंट, यस प्लस उसके बाद सब्जेक्ट फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पर जो वाक्य बनेंगे वो इस प्रकार से हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी ने एक साड़ी खरीदी है। तो पहले तुम्हारी पत्नी, ये एक थर्ड पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहचानने के लिए बताया, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और उसके अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन। तो यहाँ तुम्हारी पत्नी एक ही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसीलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है। हैज़ योर वाइफ बाउट अ साड़ी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं बाय का V3। इस वाक्य के लिए बच्चों आपको वर्ब के तीसरे रूप को याद करना ये बहुत ज़रूरी होगा। वर्ब का तीसरा रूप आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं कि आप वाक्य को बना पाएंगे। फिर है क्या भारत ने उन्नति की है, हैज़ इंडिया प्रोग्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से भारत तो सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हैज़ का प्रयोग, हैज़ इंडिया प्रोग्रेस्ड। फिर है क्या आपने दवा नहीं ली है, हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, मुझसे छूट गया है, आप लगा देंगे कि हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन। क्या उसने अपना काम नहीं किया है, हैज़ंट ही डन हिज वर्क। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म को। तो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसी का निगेटिव बनाए तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लगाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर वहाँ आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं सब्जेक्ट के बाद तो आप हैज़ेंट हैवेंट लिख सकते हैं।
क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। अब जैसे उदाहरण को देखें कि तुमने श्याम को कहाँ देखा है, तो सबसे पहले इसमें आप ये ढूंढें कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, सबसे आगे वेयर लिख दिए। फिर है सब्जेक्ट, इसमें तुमने मतलब यू के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव लगा दिया है कि वेयर हैव यू सीन श्याम। ठीक है, आगे आप देखें कि आपने कैसे यह सोचा है, हाउ हैव यू थॉट दिस। ठीक है, हाउ हैव यू थॉट, कैसे का इंग्लिश हाउ होता है और यू के लिए हैव का प्रयोग है। यहाँ सभी उदाहरण गलती से यू वाले ही आ गए हैं, तो सब में हैव ही है। आपने अपनी गाड़ी क्यों बेच दी है, तो क्यों का इंग्लिश वाई है। ठीक है, वाई हैव यू सोल्ड योर कार। तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन फॉर मी। ठीक है, फिर है वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, वाई हैव दे नॉट रिटर्न्ड येट। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, तो वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह से आप ये वाक्य बना सकते हैं। अब ध्यान दें कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य में अपनी गाड़ी, आपने अपनी गाड़ी क्यों बेच दी, तो ये अपना शब्द जो है ना, इसका अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ हो जाता है। अब जैसे हम देखें कि यहाँ पर अपना का अंग्रेजी में जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, मतलब अपना का अंग्रेजी क्या होगा, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो जब सब्जेक्ट आपका आई रहे तो अपना का अंग्रेजी हो जाता है माई। जैसे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, आई हैव सोल्ड माई कार, है ना। फिर वी के साथ आवर, हमने हमारा घर बेच दिया, तो वी हैव सोल्ड आवर हाउस। ठीक है, अपना ही लिखा हुआ है। जैसे यू और योर है, यू के लिए योर, कि तुमने अपना काम कर लिया है, तो यू हैव डन योर वर्क। फिर ही के साथ हिज लगता है, तो जैसे वाक्य लिखेंगे कि वह अपने घर गया है, ही हैज़ गॉन हिज हाउस। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। जैसे स्त्रीलिंग में है तो शी हैज़ गॉन हिज हाउस हो जाएगा। ठीक है, इट के लिए भी इट्स का प्रयोग होता है, जैसे कि इसमें क्या है, इट का उदाहरण निर्जीव तो कोई कार्य करता है नहीं, तो इसका अगर वाक्य में कहीं उपयोग होगा तो लगा लेंगे। फिर दे का देयर, जैसे वे लोग अपने देश को गए हैं, तो दे हैव गॉन देयर कंट्री। इस तरह से ही बनाएंगे। और प्लूरल जो है थर्ड पर्सन के लिए भी देयर का ही प्रयोग होगा, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए भी हम लोग देयर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये अपना का अलग अलग अर्थ है, जो कि अलग अलग वाक्यों में अलग हो जाता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और वाक्य में गलती करने से बचेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने सुझाव, शिकायत या फिर किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।